Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. हम अब ट्रुथ नंबर 1 फ्यूचर के बारे में करने जा रहे हैं कि योर फ्यूचर ड्राइव्स योर प्रेजेंट, कि आपका फ्यूचर, भविष्य आपके आज को एक रूप देता है, उसे ड्राइव करता है। और एरिस्टोटल ये बिलीव करते थे कि हमारे आसपास की जो दुनिया है, अगर हम उसे सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट करें कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं उसका कारण क्या है, तो फंडामेंटली हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके प्रति बढ़ती है। प्लेटो, उसका जो बेस्ट डायलॉग जिसको ऑन द सोल बोलते थे, वो ये कहते थे, इंक्वायरी इनटू नेचर, यानी प्रकृति के अंदर इंक्वायर करना, पूछना, क्वेश्चन करना। यहाँ से सारी खोज होती है कि हर चीज़ का कारण क्या है, ये क्यों ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई, क्यों ये चीज़ एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो गई, और क्यों ये एग्जिस्ट अभी कर रही है। एरिस्टोटल ने, जिसे हम आज ये कहते हैं कि 4 कॉजेज़, उसका फॉर्मूला बनाया। उसने एक्सप्लेन किया कि ये दुनिया काम कैसे करती है। जो उसका 4th ऑफ हिज कॉजेज़ था, उसने एक्सप्लेन किया ह्यूमन बिहेवियर, जिसे वो कहता था फाइनल कॉज। और इस फाइनल कॉज यानी कारण को उसने डिफाइन कैसे किया, द एंड, आखिरी, जिसकी वजह से सारा काम किया जाता है। वो कहते हैं जितना भी हम व्यवहार करते हैं, एक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, बोलते हैं, वो एक अंत के लिए किया जाता है। और ये फाइनल कॉज, ये अंत किस पे बेस्ड है, टेलियोलॉजी पर। वर्ल्ड टेलो इज मीन्स द एंड और द कॉज ऑफ द थिंग्स। इसका मतलब किसके कारण जो सब कुछ होती हैं। अकॉर्डिंग टू टेलियोलॉजी, हर इंसान का बिहेवियर गोल ड्रिवन है। ये हमने पहले भी इस किताब में पढ़ा। इसका मतलब हम किसी ना किसी एंड के लिए हर गोल करते हैं। एन एग्जाम्पल, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, ये हमारा गोल है, तो हम वॉक करेंगे, वेट लूज करेंगे, डॉक्टर को मिलेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, है ना। एरिस्टोटल ने इसी कारण को, फाइनल कॉज को एक्सप्लेन किया कि डिफरेंस क्या है हम इंसानों और बाकी जो जीवंत चीज़ों के अंदर। एनिमल कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इंस्टिंक्चुअल होते हैं, डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं कि वातावरण में क्या चल रहा है, इम्पल्सिव होते हैं, किसी ने कुछ किया और वो रिएक्ट किया, उन्होंने कुछ किया और वो रिएक्ट किया। लेकिन हम इंसान इंटेलिजेंट हैं, रीजनिंग पावर है, हम सीरियसली चूज़ कर सकते हैं हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना है। हमारा बिहेवियर बेस्ड होता है कि हम अपने, हमारे एंड गोल्स क्या हैं, हम उसके आउटकम्स क्या देखते हैं। और एरिस्टोटल, और अगर आप भी ध्यान से अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो आप ये देखोगे कि इंसान, आप और मैं, जितने भी बुद्धिमत्ता से एक्शन लेते हैं वो सारे इंटेंशनल होते हैं। मैं ये करूँगा तो मेरे जीवन में ये मुझे मिलेगा। हम एक उद्देश्य को चूज़ करते हैं, गोल को चूज़ करते हैं, उसे एनविजन करते हैं, फिर अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को उस गोल को पाने के लिए काम करते हैं उस पर। ठीक है, एक बड़ा ही बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं कि हम एक घर बना रहे हैं, तो क्या वो एक रैंडम चांस से बन जाता है? कि क्या ये इसलिए बनता है क्योंकि उस घर को बनाने का एम क्या है, आपके घर में लोग कितने हैं, बड़ा घर चाहिए, छोटा घर चाहिए, पर्पस क्या है, ऑफिस बनना है, होम ऑफिस, रहने के लिए बनना है। क्या आप किसी भी लकड़ी को कहीं भी ठोक देते हो कि नहीं घर बन जाएगा, या आप एक इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसके बाद घर बनाते हैं। इसी तरह से क्या घड़ियाँ ऐसी क्रिएट हो गई, क्या किसी ने कॉलेज ऐसे ही चला गया, वो कोई बुक क्यों लिखी, कोई बाइक भी क्यों राइड कर रहा है, क्या ये सब डिज़ाइंस रैंडमली थे? क्या ऐसा नहीं था कि पहले एक गोल था? मैं चार्ल्स एफ हैनल की बुक जब पढ़ रही थी, द मास्टर की सिस्टम, उसमें वो कहता है कि अगर आप एक शिप देखें, कुछ भी देखें, उसके पीछे 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 जाएं कि वो क्यों बना कुछ भी, तो आप ये देखेंगे सबसे पहले उसके अंदर एक सोच आई, एक उद्देश्य आया, और वो वहाँ से आया। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए अपने आसपास, अपने घर पे, बल्कि हम ये भी बोलेंगे, हम अपने बच्चों को भी जो पैदा करते हैं तो अपनी फैमिली करने के उद्देश्य से करते हैं। हमारी लाइफ सारी इसी से घूमती है। अरे पूरी ज़िंदगी के जितने भी एक्शन हैं, प्रोसेसेस हैं, ये हमारे, हम क्या चाहते हैं वहाँ से निकलता है। हर फिजिकल क्रिएशन, एक्शन के पीछे एक मेंटल सोच है। आपको मालूम है मैनिफेस्टेशन का ये बहुत बड़ा एक रूल है जो मास्टर की सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो कोवे कहता है कि अगर आप कभी चंद्रमा पे जाना ही नहीं चाहेंगे तो आप रॉकेट क्यों बनाएंगे?
देखिए, ह्यूमन की हर क्रिएशन एक बाय प्रोडक्ट है, एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। किसी के पास एक आइडिया आया कि वो ये कुछ क्रिएट करेगा और उसने उसको फिजिकल फॉर्म में क्रिएट कर दिया। ये प्रोसेस है ट्रायल एंड एरर का, लेकिन ड्रिवन किससे? एक गोल, एक उद्देश्य से। और जब भी आप कुछ भी अच्छा क्रिएट करते हुए देखें, चाहे वो आप कपड़े पहन रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, मैं आज मेरा भी एक उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोग इन किताबों को सुने, मैं खुद उसे अंडरस्टैंड करूँ। इसीलिए मैं सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के उसको पढ़ती हूँ। लाइफ़ का कोई भी प्रोसेस रैंडमली नहीं होता है। ज़मीन लिखते हैं कि मैं सुबह ऐसे ही नहीं उठ गया कि मैं बुक लिखी चली जाएगी। मेरी बुक तब तक ख़त्म नहीं हुई जब तक कि जो मेरा विज़न था, मेरा गोल था, ये वैसी नहीं बन गई। इस बुक का हर पेज, हर आइडिया, हर स्ट्रक्चर एक चेतन ऑर्गेनाइज़्ड सोच का नतीजा है, जो पहले डिसऑर्गेनाइज़्ड थी। सो क्रिएटिविटी कहाँ आकर होती है? निर्माण हम कहाँ से करते हैं? कोई चीज़ भी हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? जिस समय एक अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स एक रॉ मटेरियल की तरह हमारे पास आती है और फिर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। भी चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल पेज नंबर 71 पे टेबल का दिया गया है कि टेबल को जब बनाना है तो भी एक ऑर्गेनाइज्ड थॉट है फ्रॉम द रॉ मटेरियल की क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, फिर एक डिज़ाइन, फिर वुड, स्टोन, नेल, ग्लू, उसके लिए क्या चाहिए सब लेके आना, फिर उसको एक मेजरमेंट से काटना। तो पेड़ से शुरू होके और उसको फिर थॉट के साथ में टिल इट बिकम्स अ शेप ऑफ अ फर्नीचर, एक पूरी इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन का तरीका कारण है। पेज नंबर 72 पे राल्फ वाल्डो एमरसन बोलते हैं कि जो शैलो यानी छिछले व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि चीज़ें किस्मत से होती हैं। मजबूत व्यक्ति ये समझते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट है। तो हर क्रिएशन, हर इंटेलिजेंट डिज़ाइन तब तक एग्जिस्ट नहीं करता जब तक उसके पीछे कोई स्पेसिफिक गोल ना हो। सो ये हमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन पे लेकर आता है जो आपको और मेरे को आंसर करना है। दैट इज़, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि लाइफ को डिज़ाइन किया जा सकता है? आप क्या ये विश्वास करते हैं कि आपका बिहेवियर और सिचुएशन एट रैंडम है, इन्फ्लुएंस्ड है, किसी और ने शेप की है? बताइए। है आपकी सोच कि आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल ये सोचती हूँ कि हाँ, हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले जिन चीज़ों के लिए मैं बहुत बहस करती थी या मुझे बहुत हर्ट करती थी, अब वो मुझे बिल्कुल नहीं करती क्योंकि मेरी लाइफ के बड़े गोल हैं। ये सब इट्टी-पिट्टी चीज़ें हैं, सुनती भी नहीं हूँ मैं इसको। होती है तो मैं कहती हूँ, मेरे दिल में कुछ होता है ऐसे घबराहट सी, मैं कहती हूँ शालिनी स्टेप फॉरवर्ड, इनमें उलझना नहीं है, मूव अहेड। एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है। बेंजामिन अपनी वाइफ को पूछते हैं कि उसने एक बेसबॉल कैप पहना हुआ था कि ये इंटेंशनल था कि तुम ये टोपी पहनोगी या ये ऐसे ही हो गया? तो उसने बोला मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रही थी, मैं घर साफ कर रही थी, एक टोपी दिखी तो मैंने उसको पहन लिया कि भाई ठीक है, मेरे बाल मेरे फेस पे नहीं आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हैट रैंडमली आपके सिर पे आ गई कि आपने उसको उठाया? उस टाइम में एक मोमेंट ऐसा था, स्प्लिट सेकंड का, जब तुमने डिसाइड किया कि तुम उस टोपी को उठाओगी और अपने सर पे पहनोगी? तो उसने बोला हाँ ऐसा था, लेकिन ये एक्शन ज़्यादा ऑटोमेटिक था, कम थॉटफुल था। तो मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि अगर तुम ये नहीं चाहती इसको पहनना अपने सर पे तो क्या तुम पहन सकती थी? नहीं पहन सकती थी। हमारा जो छोटे से छोटा बिहेवियर है ना, मोस्टली जो सबकॉन्शियस बिहेवियर है वो भी हमारे किसी ना किसी उद्देश्य के लिए होता है। तो बिलियनर पीटर थिल पूछते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा पूरा जीवन इज़ अ मैटर ऑफ चांस, तो फिर आप ये किताब अभी किस लिए पढ़ रहे हो राइट नाउ? आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, तो आप उसे पहले से ही समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसे शेप करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपका फ्यूचर रैंडमनेस से है, कुछ इनडेफिनिट है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ भी काम नहीं करेंगे उसको मास्टर करने के लिए। ये हमेशा अनसर्टेन होगा, हमेशा हेज़ी होगा। तो थील के हिसाब से यहाँ पे इनडेफिनिट एटीट्यूड्स हैं और यहाँ पे डेफिनिट एटीट्यूड्स हैं। एटीट्यूड्स मतलब दृष्टिकोण अपने भविष्य के बारे में। इनडेफिनिट एटीट्यूड्स फ्यूचर के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है?
वो एरिया जहाँ पे दुनिया के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, डिसफंक्शनल है वो बिल्कुल। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ट्रम्प सब्सटेंस। मीन्स कोई भी चीज़ जब बनती है तो इसका एक प्रोसेस होता है, और जिस समय लोगों के पास में कोई भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं होता है, लोग ऑलरेडी जो रूल्स बने हुए होते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर एक डेफिनेट व्यू होता है आपका, तो कि एक फर्म कन्विक्शन के साथ में होता है, तो आप एक मीडियोक्रेसी की लाइफ नहीं जीते हैं। आप एक डेफिनेट पर्सन डिटरमिन करता है कि ये उसके लिए बेस्ट चीज़ करने के लिए है, और तभी वो उस काम को करता है। नाउ लुकिंग एट ऑल दिस, एक और थॉट प्रोसेस पेज नंबर 73 से पढ़ रही हूँ, और जो कि हमारी लाइफ में कि कॉमन आर्ग्यूमेंट क्या है, हम तो किसी चीज़ को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं भविष्य की, तो इसलिए हमें हर चीज़ को इग्नोर कर देना चाहिए, फॉरगेट कर देना चाहिए। कहने को ये बहुत ही एक वेल इंटेंशनड है कि भी रिलैक्स रहो, इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टिंग भी है। ये सलाह कि अपने गोल्स की तरफ नहीं, जैसे आए वैसे रह लो, ये एक डिसऑनेस्ट सलाह है, ईमानदार नहीं है। जो ऑथर्स इस व्यू को लिखते हैं तो वो अपने एक्शन में तो इसको नहीं दिखा रहे हैं, उन्होंने तो गोल समझ के उस बुक को लिखा और फिर उस पर लिखा ना। इम्पॉसिबल है एक ज़िंदगी को जीना जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, जहाँ पे कोई भी आउटकम्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। मेरा ये कहना है कि चलिए इसको आज हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं, मनन चिंतन करते हैं। सो मेरी माँ तो कहती थी, वाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, बहता रोगी जमते जम रमता रोगी बहता पानी, कि मतलब जैसे योगी, कि जैसे आप रहो वैसे रखो वैसे रहो। लेकिन अगर आप सच में अगर आप देखें कि हम लंच करना है तो लंच बनाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं बनाते। हमारा हर काम एक उद्देश्य के पीछे है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर से कमेंट करिएगा। इसको आगे समझेंगे, बहुत ही खूबसूरत वर्णन दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। लोगों के साथ बैठ के इसे चर्चा का विषय बनाएं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इन ऑडियो वीडियो को लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये ग्रो करेगा। आपकी ब्लेसिंग्स में ही इसकी ग्रोथ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।